हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। कहानी अमर के नज़रिए से। मैं अनाया से नाराज़ नहीं होना चाहता, मगर कई बार वो इतनी केयरलेस हो जाती है कि बस मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे भी पता है समर अच्छा लड़का है। सॉरी, आई नीड टू करेक्ट इट। कुछ हद तक अच्छा लड़का है, मगर इस तरह अकेले अनाया को उसके साथ मैं कैसे जाने दे सकता हूँ? वो भी तब जब इतनी बार वो मुझे चैलेंज कर चुका है कि वो अनाया को मुझसे दूर कर देगा। मगर एक्सीडेंट के बाद उसका यूं अचानक मुंह फेरकर चले जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कार लॉक करके मैं निकलकर उसके पीछे दौड़ा, मगर वो तब तक घर के अंदर चली गई। मैं उसके पीछे पूल साइड तक गया, जहां तनु ने उसे देखा और अपने साथ हॉल में ले गई। मैं भी उसके पीछे पीछे हॉल के अंदर तक गया, मगर वहां बाकी के गेट्स के साथ मैंने तनु की उन सहेलियों को भी देखा जो बार बार मुझ पर डोरे डालने की कोशिश करती रहती हैं। और वैसे भी मैं पार्टी में कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, सो बेहतर यही था कि मैं पूल साइड पर ही अनाया का वेट करूं और जब भी मौका मिले अकेले में उससे बात कर सब गलतफहमियां दूर कर दूं। मैंने वाइन के एक ग्लास उठा ली और वहीं बैठकर सामान की तरफ देखने लगा। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो मॉम खड़ी थी। मिसेस सक्सेना मुस्कुराते हुए, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे घर में खोज रही हूँ। अनाया कहाँ है? मैंने हॉल की तरफ इशारा कर दिया, जहाँ तनु और उसकी फ्रेंड्स अनाया को घेर कर खड़ी थी। मिसेस सक्सेना मेरा सिर सहलाते हुए, ओके कोई बात नहीं, उसे भी पार्टी एंजॉय करने दो। फिलहाल मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? मैंने मॉम को हैरानी से देखा। मिसेस सक्सेना, अपने कमरे में जाकर देख लो, कोई वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, कहकर वो उठी और प्यार से मेरे गाल थपथपाती हुई अंदर चली गईं। मुझसे मिलने कौन आ सकता है, सोचता हुआ मैं अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर एक पल को मेरे कदम ठिठके। अंदर एक लड़की बैठी थी जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। अभी मैं उसे पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया और वो खुद ही पलट गई। राज, एक ठंडी सी आह भरते हुए वो मुझे देखकर मुस्कुराई, मगर मेरे हाथ पैर जैसे अपनी जगह पर जाम हो गए थे। मैं फटी फटी आंखों से उसे बस देखते जा रहा था। वो वापस आ गई थी। जिस लड़की से मैं कभी प्यार कर बैठा था, वो सचमुच वापस आ गई थी। पहले मेरे यूनिवर्सिटी में और अब मेरे घर में भी। न चाहते हुए भी मेरी आवाज़ में कड़वाहट घुल गई। यहाँ क्यों आई हो? सिमरन मेरी तरफ आते हुए, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए आई हूँ। वहीं रुक जाओ, मैंने कड़क आवाज़ में कहा। सिमरन कन्फ्यूज़न से, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम प्यार करते हो मुझसे? करता था, अब नहीं करता। वैसे भी तुम तो चली गई थी ना मुझे छोड़कर, तो अब वापस क्यों आई हो? सिमरन, जो हुआ वो बस एक गलत फहमी थी। स्वप्निल और मेरे बीच कुछ नहीं है, इनफैक्ट कभी कुछ था भी नहीं। फिर भी अगर तुम हमारी किसी बात से हर्ट हुए हो तो आई एम सॉरी। कहते हुए वो मेरे करीब आई। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। दोनों हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ते हुए वो बोली, इतनी सारी यादें जुड़ी है हमारी एक साथ, क्या तुम उन्हें भूल पाओगे? मुझे भूल पाओगे? आई लव यू राज। मेरे अंदर शायद कुछ पिघलने लगा था। एक वक्त था जब सिमरन के मुंह से ये 3 शब्द सुनने को मैं तरसता था। मैंने उसकी तरफ देखा और वो मेरे और करीब आने लगी। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। अनाया वहाँ खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत साफ साफ झलक रही थी। मैंने एक झटके से सिमरन को खुद से दूर कर दिया। अनाया रुको, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो जा चुकी थी। मैं फौरन उसके पीछे दौड़ा, मगर सिमरन ने मेरा रास्ता रोक लिया। सिमरन, कौन अनाया? यहाँ तो कोई नहीं है, मेरा रास्ता छोड़ो सिमी, कहकर मैं अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगा, मगर उसने मुझे पीछे से ही गले लगाते हुए कहा, सिमरन, सिमी, तुम अब भी मुझे इसी नाम से बुलाते हो। देखा, मैंने कहा था ना, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर सिमरन को अपने सामने किया और अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहा, अनाया मेरी होने वाली पत्नी है, हमारी सगाई हो चुकी है और बहुत जल्द हमारी शादी भी होने वाली है। बीते लम्हे लौट कर नहीं आते हैं सिमरन, और मैं पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं हूँ। तुम मेरे बचपन की दोस्त हो, इसलिए तुम्हें अभी से इनवाइट कर रहा हूँ। शादी में आना ज़रूर, कहते हुए मैंने सिमरन के गाल थपथपाए और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी और वहीं ज़मीन पर बैठी
मुझे कमरे से बाहर जाती देखती रही। मैं तेज़ी से भागता हुआ बाहर आया। तनु वहाँ अपने कुछ फ्रेंड से बातें कर रही थी। अनाया कहाँ है? मैंने उससे पूछा। तनु, वो तो चली गई। मैंने कहा भी कि तुम उसे छोड़ आओगे, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो हारकर मैंने उसे ड्राइवर के साथ भेज दिया। सब मेरी गलती है, कहते हुए मैंने गुस्से में दीवार पर हाथ दे मारा। तनु, क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? कहीं तुम दोनों का फिर से झगड़ा तो नहीं हुआ? तनु ने फिक्र जताते हुए पूछा। मैं उससे मिलकर आता हूँ, कहते हुए मैं घर से बाहर निकल गया। ड्राइव करते हुए मुझे सिमरन के साथ बिताए वो सारे पल एक के बाद एक याद आ रहे थे। 7 साल लग गए थे मुझे वो पुरानी यादें भुलाने में, जो आज एक झटके से वापस मेरी आंखों के सामने आ गए थे। सिमरन और मैं बचपन से फ्रेंड्स थे। हमने साथ में हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी। तब वो न जाने कितने लड़कों की क्रश हुआ करती थी। कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनमें एक मैं भी था। पिकनिक जाना हो, मूवी देखना हो या असाइनमेंट कंप्लीट करना हो, हम अपना हर काम साथ ही किया करते थे। मैं कभी उससे अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया, हालांकि उसे सब पता था और वो हमेशा मुझे इस बात के लिए छेड़ती रहती थी। मगर फिर भी कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि सीधे सीधे उससे अपने दिल की बात कह सकूं। हमने हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। अब हमें अपने फ्यूचर को देखते हुए कॉलेज चूज़ करना था। मुझे मैथ्स पढ़ना था और सिमरन अपनी बड़ी बहन वीना की तरह ही म्यूज़िक की पढ़ाई करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, इस ख्याल ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैंने तय कर लिया कि अलग होने से पहले मैं उससे अपने दिल की बात बता दूंगा। मैंने उसके पसंदीदा फूल खरीदे और सीधे उसके घर की तरफ चल दिया। मैं अक्सर उसके घर आता जाता रहता था, सो किसी ने मुझे टोका नहीं और मैं सीधे सिमरन के कमरे में चला गया। सामने सिमरन घुटनों के बल बैठी स्वप्निल को गुलाब का फूल दे रही थी। मैं कब से तुमसे ये कहना चाह रही थी। मुझे उम्मीद थी तुम खुद ही पहल करोगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जानती हूँ बहुत प्यार करते हो मुझसे, मगर कभी कहते नहीं हो, इसलिए आज मैं खुद ही तुम्हें अपने दिल का हाल बता रही हूँ। आई लव यू। स्वप्निल खुशी से दोनों मुट्ठियां भींचते हुए, यस। उसने फौरन आगे बढ़कर सिमरन को गले से लगा लिया। मेरे आंखों से आंसू निकल आए। साथ लाए फूलों को मैंने वहीं पड़े डस्टबिन में डाल दिया और तेज कदमों से बाहर निकल गया। एक हॉर्न की आवाज़ के साथ मेरी सोच को झटका लगा और मैं वापस वर्तमान में आ गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें पोंछी और ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करने लगा। 10 मिनट के अंदर मैं पारेख मेंशन के सामने खड़ा था। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को आने वाले तूफान के लिए तैयार किया और अंदर चला गया। मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था वो अभी दौड़ती हुई मेरे पास जाएगी और मुझसे इस बात के लिए झगड़ा करेगी, मगर उम्मीदों के विपरीत पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अनाया, इज एनीबडी देयर? कोई जवाब नहीं मिला। मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ा, तभी मुझे कुछ दरवाज़ा पीटने जैसा शोर सुनाई दिया। मैं फौरन उस तरफ बढ़ा। वहाँ काम करने वाले सर्वेंट्स मिस्टर पारेख के रूम से अटैच्ड बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बार बार धक्का देने के बाद ज़ोरदार आवाज़ करता हुआ दरवाज़ा एक झटके से खुल गया। अंदर का नज़ारा बेहद डरावना था। मिस्टर पारेख फर्श पर बेहोश पड़े थे। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून फैला था। अनाया को यह देखकर जैसे सदमा सा लग गया था। वो बार बार रोते हुए उनको उठाने की असफल कोशिश कर रही थी। मैंने फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया और फिर 15 मिनट के अंदर हम लोग हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर तुरंत इलाज में जुट गए। अनाया को अब तक जैसे कोई होश ही नहीं था। मैंने उसे अपने सीने से लगा रखा था। अब तक शायद रोते रोते उसके आंसू भी सूख गए थे। वो बिल्कुल चुपचाप निढाल सी पड़ी थी। उसे इतना चुपचाप देखना मुझे बेहद तकलीफ दे रहा था। करीब आधे घंटे बाद नर्स ने इमरजेंसी रूम से बाहर आकर बताया कि मिस्टर पारेख की हालत अब भी नाजुक है। वो सांस तो ले पा रहे हैं, मगर उनकी हालत अभी अस्थिर है। तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल था। अनाया को अपने पापा के सिवा और कोई था भी नहीं। हर गुजरते पल मेरी चिंता को और बढ़ा रहा था। मैं उसे कोई झूठी उम्मीद भी नहीं देना चाहता था, सो बस खामोशी से उसे गले लगाए जितना हो सकता था कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता रहा। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आए और बताया कि पापा की हालत अब पहले से बेहतर है। सुनकर हमारी जान में जान आई। उन्हें क्या हुआ था? मैंने पूछा। डॉक्टर, हार्ट अटैक। शायद बाथरूम में पैर फिसलने की वजह से उनका सिर फर्श से टकराया होगा। उनका खून भी काफ़ी बह गया था। अच्छी बात यह है कि आप लोग समय पर उनको यहाँ ले आए। क्या हम उनसे मिल सकते हैं?
डॉक्टर, फिलहाल वो बेहोश हैं। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर वो होश में आ जाएं तो आप लोग सुबह उनसे मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुराते हुए, यू आर वेलकम एंड डोंट वरी मिस पारेख, आपके पापा बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने अनाया से कहा और वापस चला गया। अब जाकर उसके चेहरे पर कुछ राहत दिख रही थी। मैंने घड़ी पर नज़र डाली, रात के 1 बज चुके थे। मैंने घर पर कॉल करके तनु को सारी सिचुएशन बता दी। साथ ही ये भी कहा कि मैं यहाँ अनाया के साथ रुकने वाला हूँ। मैंने उसे मॉम और डैड को सुबह से पहले कुछ भी बताने से मना किया था, वरना सब लोग परेशान हो जाते। तनु से बात करने के बाद मैं वापस अनाया के पास आकर बैठ गया। अनाया धीरे से, थैंक यू सर, उसकी ज़रूरत नहीं है, कहते हुए मैंने उसके सिर को अपने सीने से लगा लिया। तुम कुछ पियोगी? अनाया धीरे से, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी अचानक उसे जैसे कुछ याद आया और उसने अपने दांत मेरे गले के पास गड़ा दिए। मैंने हड़बड़ाते हुए उसे छोड़ दिया। आउच, ये क्या कर रही हो? मैंने अपना गला सहलाते हुए पूछा। वहाँ उसके काटने के निशान बन गए थे। मेरी होने वाली बीवी कितनी वाइल्ड है, ये आज दूसरी बार मुझे पता चला। अनाया गुस्से में घूरते हुए, आपने मेरी हेल्प की है, वो अपनी जगह है, लेकिन उससे आपकी गलती कम नहीं हो जाती, समझे आप? मैंने किया क्या है? मैंने हैरान होते हुए पूछा। अनाया, जितने शरीफ आप दिखते हैं उतने बिल्कुल नहीं हैं। आपका सब सच मेरे सामने आ चुका है, इसलिए मेरे पास आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। यू चीटर, धोखेबाज। बस इतना ही और कुछ नहीं। अनाया गुस्से में जोर से, हाँ पापी, दुराचारी, अत्याचारी। और मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। अनाया अब धीरे धीरे वापस पहले जैसी नॉर्मल हो रही थी और इसका सिर्फ एक ही तरीका था कि उसका ध्यान दूसरी बातों की तरफ चला गया। अनाया झल्लाते हुए, बस और गालियाँ मुझे नहीं आती। अनाया, अधूरी बातें जानने से हमेशा गलत फहमियाँ ही बढ़ती हैं और तुमने भी अधूरी चीज़ें ही जानी हैं। अनाया गुस्से में, तो आप क्या चाहते थे मैं वहाँ रुककर आपकी पूरी मूवी देखती? मैंने उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। अनाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहाँ जो तुम सोच रही हो। मैंने सिमरन को पहले ही। अनाया झल्लाते हुए, गुस्से में जोर से, दूर रहिए आप मुझसे, एकदम दूर। एक बार पापा को ठीक हो जाने दीजिए, मैं आपकी शिकायत करूंगी उनसे और मैं मिस्टर सक्सेना को भी सब बताऊंगी। उनको भी तो पता चले कि उनका राज उनसे क्या क्या राज छुपाए बैठा है। अब राज को सिमरन मिल ही गई है तो अनाया की क्या ज़रूरत है? वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन उसकी इस बात से मुझे भी तेज गुस्सा आ गया। मैंने उसे कस के पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया। तुम कभी मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? अनाया खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, क्योंकि आप हमेशा झूठ बोलते हैं। छोड़िए मुझे वरना मैं चिल्लाऊंगी। मेरे ऑफिस में भी ट्राई किया था ना तुमने, बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या होगा? उसका चेहरा फक पड़ गया। अनाया, बहुत गंदे हैं आप। वो और ताकत लगाने लगी मुझसे अलग होने के लिए, मगर मैंने उसे नहीं छोड़ा। तभी हमारी आवाज़ें सुनकर यहाँ 2 नर्स आ गईं और डांटते हुए बोली, शोर क्यों मचा रहे हैं आप लोग? आपको इतना भी नहीं पता हॉस्पिटल में शोर मचाना मना है? तभी दूसरी नर्स ने मेरे गले की तरफ इशारा कर पहली वाले से धीरे से कान में कुछ कहा और दोनों मुंह दबाकर हंसने लगे। नर्स, नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, यहाँ हॉस्पिटल में रोमांस नहीं करने का। या तो घर जाकर करो, नहीं तो चुप करके बैठो दोनों। मैंने अनाया को देखा, अनाया ने मुझे, और दोनों एक झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। अनाया ने खड़े होते हुए सफाई देने की कोशिश की। सिस्टर, आप गलत समझ रही हैं, शादी नहीं हुई है हमारी। नर्स, बिना शादी के ये सब करता है तुम दोनों, गलत बात। अनाया, नहीं आप समझ नहीं रहे मेरी बात। नर्स, शोर नहीं। तभी डॉक्टर ने उनको आवाज़ दी और दोनों पलटकर तेजी से जाने लगी। नर्स आपस में बातें करते हुए, ये आजकल के बच्चे भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अनाया अब गुस्से में मेरी तरफ पलटी। सब आपकी वजह से हुआ है, मैंने झल्लाते हुए कहा। अब मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? अब पता चला जब कोई बिना पूरी बात सुने गलत फहमियाँ पाल ले तो कैसा फील होता है। अनाया पैर पटकते हुए, मुझे कोई बात नहीं करनी अब आपसे। वो सोफे के दूसरे छोर पर जा बैठी और मुझे वार्निंग देने के अंदाज में बोली, अनाया खबरदार, जो अगर इधर आने की कोशिश भी की आपने। मैं चुपचाप अपना सर थामे वहीं बैठ गया। कैसे समझाऊं इस लड़की को? बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। अचानक किसी की छुअन से मेरी नींद खुली। हड़बड़ा कर मैंने आंखें खोली तो देखा अनाया मुझसे चिपक कर सोई हुई थी। शायद नींद में इधर खिसक आई थी। नींद में भी उसने मेरा कॉलर कस के पकड़ रखा था। यह देखकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। सुबह के 5 बज चुके थे। मैंने धीरे से अनाया के सिर पर हाथ फेरा और उसकी नींद खुल गई।
आंखें मलते हुए वो उठी। उसे गिरने से बचाने के लिए मैंने उसे पकड़ लिया। अनाया गुस्सा में, आप मेरी साइड क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। मैं तुम्हारी साइड नहीं, तुम खुद मेरी साइड आई हो। अनाया, झूठ मत बोलिए। सुबह सुबह मुझे क्या सपना आया था जो नींद में चलकर आपके पास आऊंगी? और उससे भी बड़ी बात, आप जैसे जल्लाद के पास क्यों आऊंगी मैं? तभी किसी के खांसने की आवाज़ से हमारा ध्यान टूटा। वही कल रात वाली नर्स हमारे सामने खड़ी थी। नर्स, फिर शुरू हो गया तुम दोनों का? हस्बैंड वाइफ के जैसा लड़ता है तुम दोनों। डॉक्टर साहब मिलने के लिए बुला रहे हैं तुमको। अनाया धक्का देते हुए, छोड़िए मुझे। तभी किसी की आवाज़ ने हम दोनों का ही ध्यान अपनी तरफ खींचा। सामने करीब 28-29 साल का एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने कैजुअल ड्रेस पहन रखी थी और सिर से लेकर पैर तक एकदम टिप टॉप नजर आ रहा था। मिस अनाया पारेख। अनाया, मैं ही हूँ। अनाया, बोलिए। उसने मुझसे हाथ मिलाया। हाय, आई एम रजत। मैं मिस्टर पारेख का लॉयर हूँ। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अनाया, श्योर। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं। अनाया ने सोफे की तरफ इशारा किया। रजत ने एक बार सोफे की तरफ और एक बार मेरी तरफ नज़र डाली, फिर अनाया की तरफ मुड़ते हुए बोला, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मैं बस डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, आप लोग तब तक बातें कीजिए, मैंने कहा, और डॉक्टर से मिलने के लिए केबिन की तरफ चल दिए। मगर मेरा दिमाग अब तक रजत की ही तरफ लगा हुआ था। मिस्टर पारेख के एक्सीडेंट के ठीक बाद उनके लॉयर इस तरह यहाँ आना मुझे कुछ खटक रहा था। इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें।